हेलो एवरीवन। तो आइए आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं उसके बेस पे हम कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि जो AWS का जो सर्विसेज हैं वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कंप्यूट है, यहाँ पे मोस्टली आपके जो मशीन से रिलेटेड जो आपके काम हैं, काम के जो चीज़ें हैं वो सर्विसेज यहाँ पे ग्रुप्ड है। ठीक है, इसमें EC2, लाइट सेल, लैम्डा वगैरह सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो डॉकर या कंटेनर से रिलेटेड है वो यहाँ पे हैं। स्टोरेज से रिलेटेड ये रहे हैं। डेटाबेस हमें इस साइड में दिख जाएगा, यहाँ पे RDS, इलास्टिक कैसे, नेपच्यून, ये सब यहाँ पे है। माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र जो है, डेटा अगर माइग्रेट करना है या ट्रांसफ़र करना है कुछ चीज़ें तो उसके लिए यहाँ पे। नेटवर्किंग के लिए VPC, क्लाउड फ्रंट, राउट 53, API गेटवे सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कुछ डेवलपर के लिए स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ कस्टमर के इनेबलमेंट के लिए कुछ इन्वायरमेंट होता है, AWS IQ। ये आपका जैसे ChatGPT होता है ना, वैसे ही आप कह लें कि AI टूल्स है जहाँ पे आप बोलोगे ना, मतलब वहाँ पे आप इनपुट दोगे तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसका आंसर दे देगा। ठीक है, सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। रोबोटिक्स में कुछ है, यहाँ पे एक ही यहाँ पे सर्विस है, AWS रोबोमेकर। ब्लॉकचेन, अगर आप चाहते हैं कि एक मैनेज्ड ब्लॉकचेन आप इंस्टॉल करें, वो भी होस्टेड AWS पे, तो आपका एक ब्लॉकचेन यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। सैटेलाइट है यहाँ पे, ग्राउंड स्टेशन। क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में अमेजोन ब्रैकेट है। कंप्लायंस के आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्लाउड वॉच भी इसी के अंदर है। AWS कॉन्फ़िग, क्लाउड फॉर्मेशन है यहाँ पे, कंट्रोल टावर है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कंप्लायंस के अंदर। मीडिया सर्विसेज जैसे किनेसिस है, मीडिया कन्वर्ट है, यहाँ पे निम्बल स्टूडियो है। तो अभी कई सारे जो मीडिया से रिलेटेड जो काम होते हैं ना वो यहाँ पे आप इसके अंदर आप देख सकते हो। मशीन लर्निंग में आप देख सकते हैं सेज मेकर वगैरह, ऑगमेंटेड AI, कोड गुरु, डेवऑप्स गुरु, काफ़ी सारी चीज़ें ये है ना, ये मशीन लर्निंग ML के पार्ट्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज हैं। एनालिटिक्स में भी आपको एथीना, रेडशिफ्ट, क्लाउड सर्च, क्विक साइट, किनेसिस, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन और कंप्लायंस के अंदर आपको IAM वगैरह, IAM आइडेंटिटी सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। IAM यहाँ पे दिख रहा है। WAF और AWS का फायरवॉल मैनेजर है, क्लाउड HSM है, गार्ड ड्यूटी है, कॉग्निटो है। तो ये सब जो है सिक्योरिटी, IAM, ऑथेंटिकेशन वगैरह के काम आता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका बिलिंग, मार्केट प्लेस, बिलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट सब यहीं पे नज़र आएगा। फ्रंट एंड वेब एंड मोबाइल के लिए आप एम्पलीफाई, ऐप सिंक, फार्म और लोकेशन सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में आप यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजोन का MQ है, SNS, SQS और अपाचे एयरफ्लो है। यहाँ पे आप स्टेप फंक्शंस देख सकते हो। तो ये हमारे जो एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं ना, ये वो है मैसेजिंग जो सर्विसेज वगैरह होते हैं, जैसे एक्टिव MQ हो गया या रैबिट MQ हो गया, ये वैसा ही है। कुछ बिजनेस एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे यहाँ पे, अमेज़ॉन कनेक्ट, अमेज़ॉन साइम और अमेज़ॉन सिंपल ईमेल। तो जैसे ये मीटिंग्स के लिए काम आता है, अमेज़ॉन साइम जो है ये मीटिंग के लिए काम आता है। और भी कई सारे ऐप फैब्रिक है, ईमेल सर्विसेज हैं, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। वर्क मेल है। एंड यूज़र कंप्यूटिंग, जैसे आप चाहते हैं कि जो VDI होता है आपका ना, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए वर्क स्पेसेस काफ़ी काम आता है। ऐप स्ट्रीम है, अगर आप एप्लीकेशन को वर्चुअलाइज करना चाहते हो, जैसे हम पहले विंडोज़ के अंदर या सिट्रिक्स के अंदर करते थे, ये वैसे ही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, एनालिटिक्स है, डिवाइस डिफेंडर है, साइट वाइज, ग्रीन ग्रास, कोर, इवेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ है। गेम डेवलपमेंट में भी एक सर्विस है यहाँ पे, गेम लिफ्ट। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था आपके अमेज़ोन के जो पूरे जो सर्विसेज जो ये देते हैं ना, ये उसके अंदर आपको अपने हिसाब से सर्विसेज चूज़ करने हैं और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको जो स्किल्स हैं वो सीखने होंगे। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले हमारे EC2 की तरफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ जैसे अगर मुझे यहाँ पे वेबसाइट वगैरह बनाना है कुछ, ठीक है, या कुछ एप्लीकेशन वगैरह रन करना है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। बट एक बार जैसे हमने लास्ट
क्लास में पढ़ा था कि S3 बकेट में भी हम वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो एक बार उसको भी एक्सप्लोर करना जरूरी है कि S3 बकेट में कैसे हम वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, और वो होस्टिंग और ये कोई वेब सर्वर की होस्टिंग में कितना डिफरेंस है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा चीज़ किस काम का है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा S3 बकेट का होस्टिंग करने के पहले, उसके बाद हम इंस्टेंस पे कोई होस्ट करके देखेंगे और समझेंगे। चलिए तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका कि जो AWS में S3 का जो वेबसाइट है वो कैसे चलता है। तो ये आपका क्लाइंट का ब्राउज़र है, यहाँ पे आप राउट 53 देख रहे हो, मतलब DNS सर्विसेज हैं आपके थर्ड पार्टी भी हो सकता है, बस आपको पॉइंट करना पड़ेगा क्लाउड फ्रंट की तरफ, ठीक है। या आपका जो S3 का जो बकेट है इसको आप हटा सकते हैं, या इसको भी आप हटा सकते हैं। आप चाहे तो अपना खुद का जो, अगर आपके पास किसी और कंपनी का DNS आपने कहीं पर और पे ले रखा है रजिस्ट्रार से, तो आप डायरेक्ट ना इस पे आप CNAME डाल देंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ से इस पे चलने लग जाएगा, और ये आपके स्टैटिक पेज होते हैं। तो बकेट को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस होते हैं और ये यहाँ से रेंडर करता है। अब ये कैसे रेंडर करता है ये हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो हमारा जो S3 बकेट होता है वो कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं। कि जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ना S3 बकेट में, तो वो देखता है कि सबसे पहले फ़ाइल को चेक करता है कि वो फ़ाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फ़ाइल को रिट्रीव करेगा, और अगर उसको मिल जाएगा वो फ़ाइल, तो उसको जो फाइल कंटेंट है उसको आपको दिखा देगा, ठीक है। और जैसे रिट्रीव करता है उसके बाद वो जो फाइल है उसको सेंड कर देगा, मतलब आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो या उसको देखना चाहते हो। बट एक इसमें जो आर्किटेक्चर में ये चीज़ है कि अगर आप उसको एज आ वेब होस्टिंग अगर मार्क कर देते हो ना कि ये एज आ वेब होस्टिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा वो अलग तरीके से चलेगा। हाँ, रिट्रीव करेगा, वो फाइल को रिट्रीव बिल्कुल करेगा, HTML में ही करेगा। बट आपका ब्राउज़र क्या करेगा ना, जैसे आपका जो भी वेब ब्राउज़र है वो क्या करेगा, उधर से अगर HTML आएगा ना तो उसको ब्राउज़र में ही मतलब आके वो कंपाइल करके, मतलब देखो ब्राउज़र जो है वो HTML को अलग तरीके से दिखाता है ना। कोई भी HTML फाइल अगर आप लोकल आप सेव भी करके रखे हो, उसको खोलोगे तो बिल्कुल वेबसाइट के पेजेस की तरह खुलता है ना। तो एक्चुअल में उस साइड में बिल्कुल रेंडर नहीं करता, रेंडर जो करता है आपके ब्राउज़र साइड में करता है। फाइल तो वही रहेगा, फाइल तो वहाँ से आप रिट्रीव करोगे, आपका ब्राउज़र उसको कन्वर्ट करके एक अच्छे HTML पेज में आपको दे देगा। अब एक पेज है मान के चलो, उसके अंदर 2-3 और पेजेस हैं, तो अगर लिंक आपने डाल रखा है तो वो लिंक फिर से उसको खोजेगा वो फाइल को, अगर वहाँ पे वो फाइल मिल जाएगा तो आपको वो फिर से आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से इसका वेबसाइट का काम, मतलब ये जो एज अ वेब पेज ये काम करता है। सिंपल सा इसका जो वर्क फ्लो है वो हम कह सकते हैं कि यूज़र जो है आपका रिक्वेस्ट करता है। कैसे रिक्वेस्ट करता है भाई, टाइप करता है अपने URL को, जो भी आपके वेबसाइट का URL है उसको ब्राउज़र में क्या करेगा, टाइप करेगा। अब जो URL है DNS के पास जाएगा, DNS पे देखेगा कि डोमेन कहाँ पे, या अगर CNAME है या डोमेन है कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ जाएगा। और उसके बाद जैसे DNS रिजॉल्व हो जाता है तो जो मेन फाइल है उसको HTTP रिक्वेस्ट, जो आपका ब्राउज़र है उसको गेट रिक्वेस्ट करेगा कि भाई वहाँ पे एक index.html नाम का फाइल है, उसको मुझे गेट करवाओ, मुझे दिखाओ। फिर S3 क्या करता है ना, उसको प्रोसेस करता है, वो फाइल को रिट्रीव करता है या उसको लाता है और उसके बाद ब्राउज़र को दे देता है। वो फिर ब्राउज़र क्या करता है, उस HTML को रेंडर कर देता है, मतलब पार्स कर देता है उसको, HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइल, जावास्क्रिप्ट के कुछ और भी हैं, मतलब वो आपके क्लाइंट एंड पे ही उसको पार्स करेगा या रेंडर करेगा। सर्वर से उसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे कोई वेब सर्वर स्पेसिफिक वेब सर्वर नहीं होता वहाँ पे कि कोई अपाचे का सर्विस चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस वो जो फाइल्स आप रिट्रीव कर रहे हो ना, वो आपका बस ये हो जाता है कि आपका ब्राउज़र उसको रेंडर कर देता है। इस तरीके से चलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा सिर्फ स्टैटिक पेज को ही मतलब एज अ वेबसाइट आपको दिखा पाएगा। डायनेमिक करना मुश्किल है। हाँ, उसके भी तरीके हैं, लेकिन डायनेमिक कंटेंट मतलब उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है, तो इसके पीछे तो कोई वेब सर्वर होता नहीं कि PHP का या आपके किसी और स्पेसिफिक लैंग्वेज में कोई आपने प्रोग्राम या जो आपका वेब पेज लिखा हुआ है उसको रियल टाइम में कंपाइल करके आपको उसका आउटपुट दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ये। तो उसका तरीका अलग है। उसके लिए आपको जो
फाइल्स वगैरह हैं वो किसी और तरीके से आपको कंपाइल पहले मतलब कुछ ना कुछ आपको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट जिसके थ्रू वो चले। इसको भी हम थोड़ा देख सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। थोड़ा सा इसको और ना कोशिश करते हैं एक बार और समझने की। तो ये जो है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिएट अ बकेट, मतलब स्टेप बता रहा हूँ मैं, स्टेप कैसा है। ये क्लाइंट का एप्लीकेशन है, अमेजोन S3 पे जाता है, बकेट विद ऑब्जेक्ट्स और वेबसाइट, ठीक है, ये इसका तरीका है। बकेट आप क्रिएट करो, इनेबल कर दो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग, एडिट करना है इसको, फिर बकेट पॉलिसी लगाना है, फिर आपको इंडेक्स डॉट डॉक्यूमेंट है तो कन्फिगर करना है, फिर आपके वेबसाइट का जो एंड पॉइंट है उसको आपको टेस्ट करना है। ये इसका फ्लो है। बट अगर मैं बात करूँ थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करने की, तो थोड़ा इसको और देख लेते हैं। मतलब इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये मैप है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा S3 बकेट ये है, ठीक है। इस पे क्या है, आपके स्टैटिक वेब फाइल्स हैं, ठीक है, ये है यहाँ पे। ये क्लाउड फ्रंट है। अब क्लाउड फ्रंट क्या होता है, इसको CDN कहते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो और यहाँ पे आप चाहे तो अपना सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप इसको डायरेक्ट इसको होस्ट करेंगे ना, तो सर्टिफिकेट तो कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, लोड बैलेंसर के थ्रू या क्लाउड फ्रंट के थ्रू या कोई ना कोई प्रॉक्सी तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि आप सर्टिफिकेट लगा सकें। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट लगाने का कोई तरीका होता नहीं है, तो इसलिए आपको क्लाउड फ्रंट यूज़ करना पड़ेगा आपके SSL सर्टिफिकेट के लिए। तो क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे DNS लुकअप करेगा राउट 53 से, फिर आपके वेबसाइट को एक्सेस करेगा, यहाँ पे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट बाद आपको S3 बकेट से ये आपको स्टैटिक फाइल देगा। तो जो S3 यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, एक्चुअल में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या करेगा, HTTP टू HTTPS रीडायरेक्ट करेगा। वो यहाँ से इसके अंदर ऑलरेडी होता है, तो उसके थ्रू ये इनक्रिप्टेड वे में आपके S3 बकेट से जो आपका स्टैटिक फाइल है उसको रेंडर कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये देखिए, ये जो है आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मान के चलो आपका डेटाबेस है, ठीक है। आप चाहते हो कि जो आपका स्टैटिक पार्ट है, आपके वेबसाइट का जो स्टैटिक पार्ट है वो S3 में ही रहे, बट उसमें कुछ डायनेमिक पार्ट भी है। मान के चलो PHP का कोई वेब पेज है या किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का वेब पेज है, तो आप उसको कैसे करोगे, आप उसके लिए क्या करोगे, लैम्डा का फंक्शन बना दोगे। फंक्शन मतलब एक मतलब कोड जो होगा, जो डायनेमिक कोड होगा, उसको आप लैम्डा में डाल दोगे। तो जैसे होगा क्या, मान के चलो इसके अंदर आपने कुछ स्टैटिक पेज के अंदर ना कुछ अपने कोई भी मतलब डायनेमिक कंटेंट के लिए कुछ आपने डाल रखा हो, ठीक है। तो अगर उसको परफॉर्म करवाना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, डायनेमिकली तो ये यहाँ पे खुद तो कर नहीं पाएगा, कहने का मतलब प्रोग्रामेटिकली इसको तो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो ना PHP का इन्वायरमेंट है, ना पाइथन का है, ना कोई मतलब कोई भी इन्वायरमेंट इसके अंदर होता नहीं, ना Node.js वगैरह होता है। तो आप इसको यहाँ पे तो कंपाइल नहीं कर सकते ना। तो अगर डायनेमिक आपको वेबसाइट होस्ट कराना है तो उसका तरीका ये है, आपको बैकएंड में लैम्डा के कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट डालना पड़ेगा। जो लैम्डा है ये क्या होता है, एक आपको इन्वायरमेंट देगा। मान के चलो, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या किया, आपके जितने भी स्टैटिक HTML के पेजेस है उसको आप यहाँ पे डालोगे। जो डायनेमिक पेजेस है या जो फंक्शन है उसको आप बैकएंड में डालोगे। ये API गेटवे के थ्रू में बात करेगा इससे, और जो भी डायनेमिक काम है जो प्रोग्रामेटिकली जो आपको करवाना है वो करके, मान लो डेटाबेस से कुछ यूज़र लेना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन आप लिख दोगे कि इस डेटाबेस से आप यूज़र ले लो। तो ये क्या करेगा, आपके वेब पेज में ऐसा कुछ डायनेमिकली कुछ करने का होगा फंक्शन वगैरह, तो जैसे रिक्वेस्ट करेंगे वो लैम्डा से रिक्वेस्ट करते हुए RDS से आपको इनपुट दे देगा। तो इस तरीके से आप डायनेमिक वेबसाइट भी आप S3 पे होस्ट कर सकते हो। हाँ, S3 अपने आप में ना डायनेमिक कंटेंट को रेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट आपका जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है ना, पाइथन PHP Node.js, वो बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। तो ये लैम्डा के थ्रू से कर सकता है। आप जैसे यहाँ पे लैम्डा ना, यहाँ पे आप अलग अलग इन्वायरमेंट बना सकते हो, लैम्डा के अंदर आते हैं। जैसे आपने S3 के अंदर जैसे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे हम
आप एक ऐसा मान के चलिए छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर जैसे आपने PHP, आपने बोला कि PHP का मेरा एनवायरनमेंट बना दो, तो PHP का बना देगा, उसमें बस आपको PHP के स्क्रिप्ट को अपलोड कर देना है। तो वो जब भी इसको कॉल करेंगे ना इस फंक्शन को, तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर डेटाबेस से कुछ काम करवाना है तो वो करके आपको वापस दे देगा। तो ये एक तरीका है आपका डायनेमिक वेबसाइट को S3 के थ्रू होस्ट करना। S3 में सिर्फ स्टैटिक पार्ट रहेगा, बाकी जो डायनेमिक है वो लैम्डा में रहेगा। तो ये एक ऑप्शन है। ऐसे भी बनते हैं वेबसाइट, बहुत वेबसाइट ऐसे बनते हैं, इससे थोड़ा खर्चा वगैरह कम आता है, स्पेसिफिक आपको सर्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ही काम के लिए, मतलब डायनेमिक काम के लिए आप लैम्डा यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे कि कैसे हम S3 बकेट को कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे हम उस पर वेबसाइट बनाते हैं। अभी हम आ गए हमारे AWS के कंसोल पे। मैं सर्विसेज पे क्लिक करके S3 पे जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ना सबसे पहले तो बकेट बनाना होगा। एक क्रिएट बकेट करूँगा, जनरल पर्पस डायरेक्टरी ऐसा कुछ है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बकेट का नाम दूंगा। जैसे मान के चलो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि बकेट नेम मस्ट बी यूनिक, ठीक है, विद इन ग्लोबल नेम स्पेस। मान के चलो मैं इसका नाम prem.com रख देता हूँ, मान के चलो, ठीक है, या ऐसा मैं रखूँगा। तो क्या ये ऑलरेडी ये अवेलेबल है ये? तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, अगर ये वाला नेम अगर अवेलेबल है तो आपका जो होस्टिंग है ना वो नहीं हो पाएगा, ये यूनिक होना चाहिए आपका, ठीक है। तो फ़िलहाल अगर मैं ऐसा कुछ डालता हूँ या कुछ और लिख देता हूँ कि माई लर्निंग एक्सपीरियंस डॉट इन, ऐसा कुछ मान लो बकेट में बनाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ACL एक बार ना मैं इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है वी रिकमेंड डिसेबलिंग ACL अनलेस यू नीड टू कंट्रोल एक्सेस फॉर ईच ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली, ठीक है। यहाँ पे बकेट ऑनर प्रिफर्ड है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मुझे जो मेन जो काम करना है ये पब्लिक एक्सेस को हमें ओपन करके रखना है। दूसरा है यहाँ पे इसको एक्नॉलेज करना है, ये एक चीज़ है। उसका जो बकेट का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको थोड़ा सा हमें देखो, ये आप चाहो तो वर्जन वगैरह कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है इसकी। मुझे नेक्स्ट जो करना है ना वो, अगर मैं इसको अगर क्रिएट करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ एडवांस सेटिंग्स है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं क्रिएट बकेट कर देता हूँ, एक बार समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए मेरा बकेट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मैंने माई लर्निंग एक्सपीरियंस डॉट इन के नाम से एक बकेट बना दिया है। इसमें क्या होगा, अगर इसमें खोलता हूँ ना तो आपको कुछ यहाँ पे बटन्स दिखाई देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इंक्रिप्शन वगैरह है, यहाँ पे सर्वर लॉगिंग है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई दे रहा है। यहीं पे ना आपको मिलेगा स्टैटिक होस्टिंग, तो वो देख लेते हैं। बकेट वर्जनिंग है, टैग्स वगैरह आप डाल सकते हो, डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन है, सर्वर एक्सेस है, क्लाउड ट्रांसफ़र, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, स्टैटिक वेबसाइट, ये आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी इसका हेल्प आपको लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को एडिट करना पड़ेगा, इसको मुझे करना पड़ेगा इनेबल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, होस्ट है स्टैटिक वेबसाइट रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल मैं होस्ट है स्टैटिक वेबसाइट ही करूँगा, और इंडेक्स डॉक्यूमेंट है ना वो आप डाल सकते हो, index.html स्टैटिक पेज ही होना चाहिए। PHP वगैरह है या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ रूल्स वगैरह हैं यहाँ पे, इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे। एक बार सेव चेंजेस करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा ना, कुछ परमिशंस वगैरह भी करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ना इसके अंदर ऑब्जेक्ट वगैरह डाल के देखते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई अगर होगा वेबसाइट का तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो एक वेबसाइट मुझे मिला है, उसके जो भी कंटेंट्स है ना मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया। इसके अंदर आपको एसेट्स वगैरह भी दिख जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इसके अंदर। तो एक स्टैटिक वेबसाइट था मेरे पास, मैंने उसको फ़िलहाल यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप ना फाइल का पाथ वगैरह देख सकते हो कि
जो मैंने डाला है रूट फोल्डर में एसेट्स नाम का फ़ोल्डर है, SCCS है, और वेंडर्स, बूटस्ट्रैप, ऐसे कई सारे इनको आपको मिल जाएंगे। और आप आगे जाएंगे तो और भी कई सारे आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो टोटल 15 डिफरेंट ये इसके अंदर मिले हैं। तो 142 टोटल है, 4 MB का मेरा फाइल है टोटल, मतलब इसका साइज़ है। तो ये आप पूरा इसके अंदर देख सकते हैं। काफ़ी देखो, इसमें आपको मिल जाएगा index.html, इसका कोई भी पाथ नहीं, मतलब ये रूट डायरेक्टरी में है। index.html components.html ये रूट पाथ में है, बाकी सब ये रूट में है, क्योंकि इसके अंदर ना ये सब इंटीग्रेट होंगे ना, बटन, SCCS है आपका, CSS के कई सारे फाइल है, इमेजेस वगैरह होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होंगे। तो मैंने उसको पूरा का पूरा अपलोड कर दिया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे बस मुझे अपलोड पे क्लिक करना है, देखते हैं अपलोड होता है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, 4 MB का है, ये तुरंत अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको, ये देखिए यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं आप, और जो फोल्डर के स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये हो रहा है। ये 35 फाइल्स है, ये ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो भी 142 फाइल्स हैं ये वाले, ये पूरे ऑलमोस्ट अपलोड हो गए हैं 4 MB का। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आ गए। एक बार इसका ये देखिए, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। एसेट्स नाम का फोल्डर है, components.html एक फ़ाइल है, और ये HTML फाइल है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, सबको मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ, और आई थिंक एक्शंस पे मुझे जाना पड़ेगा। मेक पब्लिक यूजिंग ACL, ये इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो इसको मुझे मेक पब्लिक करना है। मैंने मेक पब्लिक पे क्लिक कर दिया। ये थोड़ा इसके परमिशंस वगैरह को एडिट करेगा और इसको पब्लिकली अवेलेबल करा देगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, जैसे ये पब्लिक हो जाए तो मैं जो HTML फाइल है उसको तो एक्सेस कर सकता हूँ ना। तो इस तरीके से आपका वेबसाइट बन जाएगा। देखते हैं अभी ये कंप्लीट होता है तो ये यहाँ पे मेरे परमिशंस जो है वो सेट हो गए हैं। मैं एक बार इस ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा HTML पे, और ये ऑब्जेक्ट का URL है, HTTPS में दिख रहा है मुझे। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए, खोलते ही ये देखिए मेरा वेबसाइट तैयार हो गया, आ गया ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, ये जो है बना हुआ है इसको आप, जैसे आपको इसको अगर आपको करना है होस्टिंग, अगर आपको इसको होस्टिंग, प्रॉपर होस्टिंग कराना है तो आप DNS में ना आप CNAME डाल दो इसके नाम से। ठीक है, और फिर वहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करवा देना। बाकी इसमें HTTPS वगैरह सब है, बट ये आपका सर्टिफिकेट नहीं है, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, आपके डोमेन के हिसाब से इसको कर सकते हो इसको। ठीक है, बाकी मैं अगर यहाँ पे पूरा चेक करूँ ना, विजिट माय वर्क, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल देखिए मेरा प्रॉपर तरीके से ये वेबसाइट मेरा अच्छे से चलने लग गया है। तो इस तरीके से हम वेबसाइट की होस्टिंग इसके अंदर हम करते हैं। देखिए, तो ये है हमारा S3 बकेट। मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजीज चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो CDN है ना, अमेज़ॉन S3 है। ठीक है, jQuery बूटस्ट्रैप में बना हुआ है, अमेज़ॉन वेब सर्विस है। इस पर कोई भी वेब सर्वर वगैरह कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, स्टैटिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यही चीज़ अगर मैं एक वेब सर्वर पे बनाऊँ तो वो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मैं जाऊंगा EC2 के अंदर, यहाँ पे
और यहाँ पे मैं कुछ इंस्टेंसेस वगैरह लूँगा, या मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊँ तो मैं अगर ऑटो स्केलिंग वगैरह यूज़ करता हूँ तो वो भी हम यहाँ पे एक बार कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर मुझे डेटाबेस के लिए एक अलग से सर्वर बनाना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग के अलग से बनाना पड़ेगा, काफ़ी सारे चीज़ मुझे करने पड़ेंगे। तो वो हम देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, पहले हम इस पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर बाद में एक मैप बना कर उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या क्या उसके अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा लॉन्च इंस्टेंस। मैं चाहता हूँ कि 2 कम से कम इंस्टेंस हो मेरे। मैं इसको नाम दे देता हूँ वेब सर्वर या वेब 01, ऐसा कुछ हम बना देंगे, 0102 ऐसा कुछ हम लिख देंगे। और ये जो होगा मेरा उबंटू होगा। वैसे बात है बहुत छोटा सा मुझे बनाना है इसको, 24 नहीं लेता मैं इसको, थोड़ा और छोटा लेता हूँ। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि 22 लूँ। ये बोल रहा है उबंटू सर्वर 2204 LTS HVM SSD वॉल्यूम टाइप। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। 64 बिट तक मैंने किया है इसको। T2 माइक्रो है, फ्री टीयर एलिजिबल है मेरे पास ये T2 माइक्रो। 1 GB का मुझे रैम मिलेगा, 1 VCPU मिलेगा, इतना में मेरा वेबसाइट चल जाना चाहिए, काफ़ी है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि वर्डप्रेस को कैसे किया जाए, होस्टिंग साथ में ऑटो स्केलिंग भी हो और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, एक बार उसको हम देखते हैं। की पेयर जो है मेरे पास, की पेयर ऑलरेडी था, माई की पेयर करके, ये वाला ही मैं यूज़ करूँगा। और VPC जो है मुझे थोड़ा सा इसको एडिट करना पड़ेगा, मैं अपना VPC यूज़ करूँगा जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे प्राइवेट सबनेट तो नहीं करूँगा मैं, इसको पब्लिक के अंदर रखूँगा। आप चाहो तो, क्योंकि देखो इसके सामने में आपको लोड बैलेंसर आप डालोगे तो आप प्राइवेट में भी रखोगे तब भी से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक मैं एग्जांपल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं सबनेट 1 पे मैं एक सर्वर बनाऊंगा, सबनेट 2 पे एक और बना दूंगा, और इसी तरह डेटाबेस भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा VPC आ गया, ये सबनेट। ऑटो असाइन पब्लिक IP ये मैंने इनेबल कर रखा है। बाकी पब्लिक IP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, क्योंकि हम लोड बैलेंसर इसमें यूज़ करने वाले हैं। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है, तो ठीक है एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, वेब SG। ठीक है, ये वेब वाला सिक्योरिटी ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे प्री डिफाइंड आप कुछ दे सकते हो, SSH आपको देना ही पड़ेगा, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो चाहो तो इसको फ़िलहाल SSH एनीवेयर मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएगा। ये कॉन्फ़िगर जो स्टोरेज है 8 GB, आई थिंक 8 GB काफ़ी है वैसे, लेकिन इसको मैं 10 GB कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में। तो ये हमारा एक बेसिक एक सर्वर हमारा बन जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो इंस्टेंस जो मैंने किया ना, कम्युनिटी का कोई भी लेके उसमें वेब सर्वर वाला ही लेके डायरेक्ट काम कर सकता हूँ चाहूँ तो, बट इसको 1 by 1 और आराम से इसको करेंगे हम। फ़िलहाल मैं एक कॉपी यहाँ पे लेता हूँ, T2 माइक्रो लॉन्च इंस्टेंस है, तो ये मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा एक वेब सर्वर मेरा बन गया। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि बिल्कुल ठीक जो IPs वगैरह हैं उस पर ठीक ठाक ही ये होना चाहिए। तो मैं 2 वेब सर्वर लूँगा, एक डेटाबेस सर्वर लूँगा और उसके हिसाब से इस पर काम करेंगे। इसने जो एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे मैं एक बार IP देख लेता हूँ, IP कौन सा लिया इसने, 10.0050। ठीक है, तो 50 ये जो हमारा पब्लिक वाला IP एड्रेस था हमारा ना, मतलब पब्लिक सबनेट वाला, नॉट पब्लिक सबनेट वाला। प्राइवेट सबनेट है, पब्लिक सबनेट हमने इसलिए बनाया था कि हम जो वेब वगैरह सर्विसेज है ना, वेब सर्विसेज जो फ्रंट एंड वाले जितने भी एप्लीकेशन के जो सर्वर्स हैं उसको हम पब्लिक में रख सकें और प्राइवेट वाले में हम डेटाबेस वगैरह रख सकें। तो एक मेरा ये सर्वर तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या करते हैं ना, हम एक और सर्वर बनाते हैं, ये हम कोशिश करेंगे डेटाबेस के लिए करेंगे इसको हम।
तो मैं इसको लिख दूँगा DB01, ऐसा कुछ लिख देता हूँ इस सर्वर का नाम। इसके लिए भी मैं उबंटू ही यूज़ करूँगा, और 24 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं आप चाहें तो। इसको मैं 20 ले लेता हूँ यहाँ पे। ये एक्चुअल में एसक्यूएल सर्वर के साथ है, ये नहीं चाहिए मुझे। एसक्यूएल सर्वर 2022 है, ये नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूँगा 22 ही ले लेता हूँ, ये वाला। कंफर्म चेंजेस, ठीक है। 64 बिट यहाँ तक ठीक। T2 माइक्रो, ये T2 माइक्रो 1 VCPU 1 GB मेमोरी, ये काम चल जाएगा डेटाबेस के लिए, लेकिन इसको आप चाहें तो कभी भी आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। मैं जो की है ना, सेम की पेयर ही यूज़ करूँगा ताकि एक जगह से मैं ऑथेंटिकेट कर पाऊँ। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, बिल्कुल मैं सिक्योरिटी ग्रुप नया बनाऊँगा, मैं ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ नहीं करने वाला। तो मैं एडिट करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले अपना VPC चूज़ करूँगा। सबनेट, अब यहाँ पे मुझे प्राइवेट सबनेट यूज़ करना है, तो ठीक है, प्राइवेट सबनेट 01 पे रखूँगा। ऑटो असाइन पब्लिक IP डिसेबल ही रहेगा। यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है DBSG, मैं ऐसा कुछ इस पर लिख दूँ। इसको एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, डेटा बेस सिक्योरिटी ग्रुप, ऐसा कुछ हम लिख देते हैं। SSH इसमें इनेबल रहेगा आप, क्योंकि देखो डेटाबेस का है ना, तो एक्चुअल में इसको आप ना पब्लिकली नहीं खोल सकते। आप जंप करा सकते हो लेकिन खोल नहीं सकते। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि हमें SSH फ़िलहाल तो नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप का जो रूल है, मैं इसमें MySQL डालने वाला हूँ, या आप कोई भी अपने हिसाब से डेटाबेस डाल सकते हो। तो अगर MySQL का लूँ मैं, MySQL Aurora, तो 3306 को मैं कर दूंगा। सोर्स टाइप कस्टम करूंगा, वो मैं करूंगा अपने जो मेरा एक और जो इंस्टेंस बनाना, बस उसी से मैं इसको अलाउ करना चाहूँगा फ़िलहाल। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। 3306 सोर्स टाइप एनीवेयर IP कस्टम किया है मैंने इसको। आप चाहे ना तो पूरा का पूरा नेटवर्क भी दे सकते हैं, जैसे कि मेरा 24 का नेटवर्क है, तो 24 के नेटवर्क के साथ आप दे सकते हैं जो IP एड्रेस है ना। जैसे मान के चलो कि आपका सर्वर का कौन सा IP एड्रेस वो यूज़ करता है, उन सबको ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ वही वाले जो ब्लॉक हैं आपके, सिर्फ वही इसके अंदर ऐड होंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए मैं भी एनीवेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी हमें समझ आएगा कि ये हमने क्यों किया। एक और आई थिंक रूल बनाना चाहिए हमारे को, वो होगा हमारे SSH के लिए। एक बार SSH के लिए बना देते हैं, इसको कर देते हैं एनीवेयर, फ़िलहाल एनीवेयर कर देते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क है इसको 15 GB कर देता हूँ, 15 GB काफ़ी है। अब मैं कोशिश करूँगा इसको लॉन्च इंस्टेंस करने की, तो ये एक और इंस्टेंस लॉन्च हो गया। आप बस समझते जाइए कि ये कहाँ कहाँ पे हम कर रहे हैं, प्राइवेट वाले सबनेट में कर रहे हैं, पब्लिक वाले में कर रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंस में जाता हूँ तो 2 आ गए मेरे पास इंस्टेंस। दोनों एजी जो है ना, दोनों का वो 1A है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो है ना, ये मेरे प्राइवेट वाले सबनेट पे है। देखिए 10.0.1 से स्टार्ट है ना, ये तो प्राइवेट से है, और ये जो है ना ये पब्लिक सबनेट से है 10.0.50। तो इसलिए हमने मार्क करने के लिए इसको बना के रखा था। इसको हम सर्वर और बाद में बढ़ाएंगे, फ़िलहाल एक ढंग से चल जाए और उस पर थोड़ा हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लें, फिर उसी का कॉपी बना के ना हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम बना सकते हैं। तो वो हम करेंगे, कैसे उसको करना है वो देखते हैं। पहले ये जो हमारा Web01 है, इसको कॉन्फ़िगर वगैरह करना पड़ेगा, डेटाबेस को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो आपके जो वेब एप्लीकेशन है पहले वो समझना पड़ेगा। हम एग्जांपल वर्डप्रेस का ले सकते हैं या कोई और दूसरा ले सकते हैं। और इसके बाद जो सर्वर जब हम इसको ऑटो स्केलिंग में डालेंगे, तो जो आपका डेटा होगा, जहाँ जो मतलब डेटा का जो स्टोरेज होगा, उसको हम सेंट्रलाइज रखेंगे, उसको कोई शेयर्ड स्टोरेज में हम डालने की कोशिश करेंगे। तो वो भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले
मुझे क्या करना होगा, इसमें का ये जो है इस पर मुझे लॉगिन करना होगा। पहले मैं पुट्टी ओपन करूँगा और जैसा कि पुट्टी है यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, अपना होस्ट की मैं जो है जो की मेरा क्रेडेंशियल मैं वो इसके अंदर डाल दूँगा। तो ये मैंने की चूज़ कर लिया है, मैं बस इसको ओपन करूँगा और ये सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, उसके बाद लॉगिन बोलेगा। तो उबंटू का जो यूज़र नेम है उबंटू ही होता है। देखिए यहाँ पे मैं web01 पे मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। चेंज सेटिंग्स, इसका जो फॉन्ट है ना मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तभी थोड़ा अच्छे से दिख पाएगा। ये रहा, इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा sudo ऐप अपडेट पहले कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, फिर मुझे इसको ऐप अपडेट करना है। तो फ़िलहाल ये कंप्लीटेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस रहेगा और वर्डप्रेस के हिसाब से इसको मैं सेटिंग करूँगा। एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो DB01 है यहाँ पे इसका जो IP है 10.0.1.142 है। तो यहाँ से क्या ये पिंग कर पाएगा, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट में है ये वाला और वो प्राइवेट में है, तो मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा। 10.0.1.142 ये देखिए ये पिंग नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको सिक्योरिटी ग्रुप में बनाना पड़ेगा कुछ कि इसको अलाउ कर सकें, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करेंगे। PHP है या पूरा लैम्प का जो स्टैक है पहले इसके अंदर डालेंगे और एक PHP का हम टेस्ट फाइल बना के देखेंगे ये इन्वायरमेंट तैयार हुआ कि नहीं। उसके बाद हम जाएंगे डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस में हम पूरा डेटाबेस बनाएंगे, इसको इससे कनेक्ट कराएंगे और उसके बाद हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो है ऐप इंस्टॉल अपाचे, ठीक है, ये मुझे सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो ये वेब सर्वर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर PHP यहाँ पे डाल देना है। फिर डेटाबेस के अंदर हम कुछ और डालेंगे। तो अगर मैं कर्ल करूँ लोकल होस्ट तो मेरा ये देखिए अपाचे का मेरा पेज ये देखिए बिल्कुल चल रहा है। तो मेरा वेब सर्वर तो यहाँ से तैयार हो गया है। नेक्स्ट जो है PHP डालने का, तो ऐप इंस्टॉल और PHP का कौन सा वर्ज़न है ये सर्च कर लेते हैं, थोड़ा ये समझ आ जाएगा। 8.1 है यहाँ पे, ऑलमोस्ट लेटेस्ट वर्ज़न है। तो काफ़ी सारे इसमें ना आपको जो वर्डप्रेस है उसके लिए कई सारे PHP के मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं, तो वो हमें करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐप इंस्टॉल PHP करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या इसमें इंस्टॉल होता है। तो सजेस्टेड पैकेजेस कुछ है यहाँ पे, ये सब चीज़ें ना अपने आप इंस्टॉल हो रहा है इसके अंदर जो इसके लाइब्रेरीज़ है। तो ये बस मुझे यस करना है और ये इंस्टॉल होने लग जाएगा ये। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और चाहिए होता है हमारे को। PHP कुछ एक्स्ट्रा जो मॉड्यूल्स होते हैं वो हमारे को इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं, जैसे कि ऐप इंस्टॉल PHP कॉमन, या आई थिंक ये ऑलरेडी हो गया है। PHP GD, PHP MySQL, क्योंकि MySQL से कनेक्ट होगा ना तो उसके लिए भी चाहिए होता है। एक PHP एनचैंट भी होता है, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये सब देखते हैं। 12 MB का है ये, एक्स्ट्रा कुछ मॉड्यूल्स है। बाकी जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर कुछ ये और एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स बोलता है ना तो आपको वो इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं। तो ये मैं अगर मैं जाऊँ यहाँ पे PHP -v करता हूँ, ये देखिए 8.1 मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे CD
where www.html, यहाँ पे मैं गया ls, ये index.php, वहाँ पे info.php करता हूँ। देखते हैं हमारा जो php है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस पर हम क्या करेंगे ना, एक PHP का स्क्रिप्ट बना देंगे जो PHP का आपको पूरा का पूरा एक आउटपुट देगा। वो देख लेते हैं हम कैसे करते हैं उसको। या तो मैं इसको ये एको कर दूं या एग्जैक्टली इसको मैं लिख दूं, एक ये तरीका है करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा कोड है पेज, देखिए इसको आपको ना PHP के सिंटैक्स में ही लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा PHP। ठीक है, इसके आगे मैं या तो एक लाइन में चाहो तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। PHP info नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा, PHP info, ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। लास्ट पे मुझे इसको क्लोज़ करना है, तो क्लोज़, ये इस तरीके से क्लोज़ हो गया। तो ये PHP info नाम का एक फंक्शन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो कंट्रोल O एंटर, कंट्रोल X। तो अगर मैं ls करूँ यहाँ पे info.php आ गया। अगर मैं इसको कर्ल करूँ या मैं PHP से इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ PHP info, तो देखिए पूरा ये आउटपुट देगा आपको। ठीक है, या अगर मैं कर्ल भी करूँ, कर्ल लोकल होस्ट /php.info, सॉरी info.php, तो ये वेब चलना चाहिए। ये मतलब ये देखिए ना, काफ़ी सारी चीज़ें ये दे रहा है, मतलब ये आ रहा है HTML में आउटपुट दे रहा है, मतलब ये बिल्कुल चल रहा है। अब क्या मैं इसको बाहर से चला सकता हूँ? अब मैं अगर वेब पे आऊँगा, यहाँ पे देखूँगा कि ये मेरा वेब एड्रेस है, क्या बाहर से चल रहा है? पहले ये देख लेते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि ये बाहर से क्यों नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, और उसको सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। तो ये जो मेरा वेब पेज है ये खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हमें डायग्नोस करना पड़ सकता है, एक बार कोशिश करते हैं। एक्चुअली मुझे पता है कि क्यों नहीं चल रहा, लेकिन आपको एक बार डायग्नोस करना का जो करने का तरीका है वो आपको बिल्कुल आना चाहिए। मैं करूँगा टेलनेट करूँगा, ये वाला मेरा IP था, ये वाला मेरा IP था। मैं जो कॉपी, सॉरी गलत कर दिया, तो मैं था अपने CMD पे। मुझे क्या करना था ना, एक्चुअली में यहाँ पे इस पोर्ट को देखना था कि कौन सा इसका पोर्ट, मतलब किस पोर्ट पे ये चल रहा है। तो टेलनेट किया मैंने पोर्ट नंबर 80 पे। देखिए कनेक्ट नहीं हो रहा ना, ये मतलब पोर्ट 80 नहीं चल रहा है इसका। बाकी इंटरनल तो हमने देखा था ना, वो चल रहा था, वो तो इंटरनल चल रहा है, बाहर से नहीं चल रहा। तो क्या इसका इशू हो सकता है वो हम डायग्नोस करते हैं। तो जैसा कि ये वेब 01 है, इसका एक बार हम सिक्योरिटी पे जाते हैं। देखो एक इसका सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल की तरह काम करता है, ये हमने सुना था। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं देखूंगा जो रूल्स वगैरह है ना, सिर्फ SSH का रूल है। कहने का मतलब सिर्फ पोर्ट 22 को ही इनेबल कर रखा है हमने एनीवेयर से। अगर मैं पोर्ट 22 को इनेबल देखूं कि पोर्ट 22 को, ये देखिए बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से मुझे समझ आता है कि यहाँ पे कुछ मुझे पोर्ट का कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो फ़िलहाल अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर नाम डाल देता हूँ, तो SSH लिख देता हूँ इसको, तो ये समझ आ जाएगा कौन सा चीज़ क्या है। SSH आ गया। ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट इनबाउंड रूल्स, मतलब बाहर से अंदर आने वाला जो रूल है ना, उसको मेरे को एडिट करना पड़ेगा। एक नया रूल डालता हूँ, क्योंकि ये HTTP सर्वर है, तो HTTP मैं पकड़ूंगा, और ये 80 जो है, और इसको मैं कस्टम की जगह इसको मैं कर दूंगा एनीवेयर IP कर देता हूँ। ठीक है, IP वर्जन 4 से चल जाएगा। आप चाहो तो
सबके लिए कर सकते हो इसको, मतलब IP वर्जन 6 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये रूल हो गया, एक और मैं करूँगा, तो ये एक मेरे पास ये आ गया है। फ़िलहाल मैं ऐसे करके देखता हूँ, सेव रूल्स। अब देखते हैं क्या उस पर असर पड़ता है। फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे पोर्ट 80 पे, ये देखिए अब की बार ये कनेक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब ये चलना चाहिए। मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल V किया, एंटर मारा, ये देखिए अपाचे का पेज बिल्कुल चल रहा है, अपाचे का पेज, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं info.php बनाया था, वो भी चलना चाहिए। ये देखिए info.php भी चलने लगा। कहने का मतलब ये मेरा वेब सर्वर और PHP बिल्कुल तैयार हो गए चलने के लिए। कई सारे मॉडल्स वगैरह हैं, अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो इंस्टॉल कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। एक प्रॉब्लम मुझे अभी भी जो दिखाई दे रहा है वो ये है, इस पे सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का जो इशू है वो बाद में देखेंगे, एक बार यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही आ गए हैं कि हमारा चल गया। अब जो नेक्स्ट जो मेरे पास है वो यही है कि डेटाबेस, क्योंकि वर्डप्रेस डालना है तो डेटाबेस तो चाहिए। डेटाबेस के अंदर मुझे जाना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए डेटाबेस के अंदर जाते हैं, एक बार समझते हैं डेटाबेस को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये जो है इसका सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये वाला है, ठीक है। बट ये तो प्राइवेट सबमिट में है ना, जिसमें आप इंटरनेट का तो एक्सेस ही नहीं है इसके अंदर। ये कैसे हम इसको ठीक करेंगे, ये एक समस्या हो जाएगी हमारे को। एक बार कनेक्ट करके कंसोल वगैरह से कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये उबंटू यूज़र कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ से आप कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। सेशन मैनेजर वगैरह है, SSM एजेंट, ये तो इनेबल नहीं बता रहा है। ये SSH क्लाइंट, तो क्लाइंट तो वही पुट्टी हमारा हो गया, उसके थ्रू करना है बोल रहा है ये इस तरीके से। और EC2 का सीरियल, ये क्या बोल रहा है, दिस अकाउंट इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू यूज़ द EC2 सीरियल कंसोल। ये ऑथराइज नहीं हुआ है। मैनेज एक्सेस करके देखते हैं एक बार। ये अलाउ कर दिया मैंने और अपडेट कर दिया, ये अलाउड हो गया है। और सेटिंग्स पे था, मैं वापस जाता हूँ। तो ये मेरा DB था, कनेक्ट में इसको कनेक्ट करना चाह रहा था EC2 से। अच्छा, लेकिन मेरा जो इंस्टेंस टाइप है ना ये सपोर्ट नहीं करता, ये बड़े सर्वर्स को ही सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ पे भी फंस गया, मुझे इसको एक्सेस कैसे करना होगा बस ये मुझे समझना है अब, ठीक है। ये अच्छा प्रॉब्लम आ गया मेरे सामने। डायरेक्ट मैं इसको एक्सेस कर नहीं सकता कि वो पब्लिक ऐप इसके अंदर है नहीं। तो अब इसको एक्सेस कैसे किया जाए, कोशिश ये करते हैं कि जैसे DB01 है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देखता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या मैंने रूल्स बनाए हैं। मैंने इसके अंदर ना एक्चुअल में 2 रूल्स बनाए हैं। एक तो मैंने कहा हुआ है कि SSH, ठीक है, SSH मैंने इसको एक रूल दिया है कि वो कहीं से भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। एक तो मैंने ये रूल बनाया है, और एक 3306 मैंने कहा हुआ है, ये होगा MySQL, ये ऐसा कुछ मैंने दिया हुआ है 3306 से। तो ये कहीं से भी कनेक्ट हो जाएगा बोल रहा है। इसको आप चाहो तो और हार्डन कर सकते हो। बाकी एक मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ, इसको आप चाहो तो हार्डन कर सकते हैं। इसको हम ये भी हम करके देखेंगे। बाकी मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास देखिए, मैंने ये तो है मेरे पास, अगर मैं इसको क्लियर करूँ, क्या मैं इसको टेलनेट कर पाऊँगा? टेलनेट इसका देखो पिंग तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसमें पोर्ट खुला ही नहीं है। ICMP जो पोर्ट है वो तो खुला ही नहीं है, ये तो मुझे समझ आ रहा है। तो अगर मैं इसका जो IP है, इसका जो मेरा इंस्टेंस का जो IP है, क्या मैं उसको टेलनेट कर सकता हूँ? तो इसका IP जो है वो है ये वाला 10.0.1.142, ठीक है, ये है। इसको मुझे करना है 22 पे। ये देखिए बिल्कुल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये आ गया समझ मुझे कि जो पब्लिक में है उससे मैं DB को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल C करता हूँ, बट प्रॉब्लम एक चीज़ ये अभी भी है कि वो एक्सेस की कहाँ से लेगा। तो इसके 2-3 तरीके हैं करने के। अगर आप बिल्कुल SSH का अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आप की को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आप चाहो तो फॉरवर्ड भी कर सकते हो की को। मैंने क्या किया ना, सेम की बनाया दोनों के लिए, तो उसका एक तरीका होता है करने का। चेंज सेटिंग्स पे जाके देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे की फॉरवर्डिंग का ना ऑप्शन होता है, टनल्स कनेक्शन,
तो ये एक्चुअल में यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। लोकल ऑप्शन कंट्रोलिंग SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये तो मुझे यहाँ पे तो है। सोर्स साइफर, एक्चुअली मुझे कनेक्शन को काटना पड़ेगा तब जाके वो शायद ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ ना, इसको एक बार कैंसिल करता हूँ और इसको मैं करता हूँ एक बार मैं इसका पब्लिक आईपी याद करके रख लेता हूँ। मैं इसको करता हूँ एग्ज़िट एग्ज़िट। ठीक है, मैं वापस पुट्टी पे जाऊँगा। इस बार मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ क्योंकि बार बार मेरे को ये काम आएगा। ठीक है, तो ये मेरा होस्ट का नेम था, 22 पे मैंने दे रखा था। इसको मुझे सेव करना था। सेव में क्या नाम देता हूँ, वेब सर्वर AWS 01, ऐसा कुछ नाम डाल देता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे खोलने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। दूसरा जो है, मुझे SSH जो मेरा की था ना, वो देखता हूँ कौन सा SSH की था। क्रेडेंशियल्स के अंदर ये रहा प्राइवेट की। तो प्राइवेट की फ़ाइल मैंने ये वाला की था, मैंने इसको ओपन कर दिया। इसको मैं सेव कर लूँगा। एक और जो चीज़ था वो था फॉरवर्डिंग का, वो मैं चेक करता हूँ फॉरवर्डिंग कहाँ पे है। SSH के अंदर हूँ मैं, यहाँ पे डोंट स्टार्ट इनेबल ऑथ के अंदर एक है, यहाँ पे देखिए अदर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड ऑप्शंस, अलाउ एजेंट फॉरवर्डिंग। ये एक्चुअली मुझे शायद इनेबल कर देना चाहिए, आई थिंक यही होता है। या आप जो पुट्टी का जो एजेंट होता है वहाँ पे भी आप की डाल के उसको फॉरवर्डिंग आप लगा सकते हो। एक तो ये तरीका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो अगर आप जो नेक्स्ट वाला जो, जैसे भी मैं वेब पे मैं लॉगिन करूँगा, उसके आगे मैं किसी और पे करूँगा उसके थ्रू, तो उसमें कौन सा की चलता है। अगर सेम की है तो आपका जो एजेंट फॉरवर्डिंग के थ्रू आप कर सकते हो। अगर सेम की नहीं है तो आप ये काम कर सकते हो। एक और चीज़ है इसका, पुट्टी का जो आपका एजेंट होता है ना, जिसको आई थिंक पेजेंट कहते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने जो भी कीज़ है, मान के चलो 4-5 कीज़ जो भी हैं वो सब डाल दो अलग अलग। जैसे मान लो अलग अलग सर्वर्स होते हैं, मान के चलो वहाँ पे एक अलग की होता तो मैं दोनों की को यहाँ डाल देता और मैं इसको बोल देता कि जो की है उसको एजेंट के थ्रू फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ पे जो कीज़ है ना वो आगे वाले जो होस्ट है उसके फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा, ये देखिए ये मेरा की है, ये मेरा की था, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा उस पेजेंट के पास या पुट्टी का एजेंट होता है, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। ऐसे और भी जितने कीज़ हैं सब डाल सकते हो वो, और फिर ये क्या करेगा ना, इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इसका यही फ़ायदा है आपको, अलाउ एजेंट फॉरवर्डिंग, ये कर दूंगा मैं। नेक्स्ट में जाऊंगा सेशन में, एक बार फिर सेव कर दूंगा। अब मैं करूंगा ओपन, ये आ गया मेरा Ubuntu। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर से की बनाना पड़ेगा इसके लिए, DB के लिए। ये अलग चीज़ हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता ना, जो की को फॉरवर्ड करने, SSH की को फॉरवर्ड करने नहीं आता, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं तो फिर आपको यहीं पे की आपको डाल के उसके थ्रू आपको यहाँ पे DB के अंदर आपको एक्सेस करना पड़ सकता है। कोशिश करते हैं इसको करके, देखते हैं हमारा एजेंट काम करता नहीं करता पुट्टी का। तो पुट्टी एक्चुअली में काफ़ी फ्लेक्सिबल टूल है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे आ गया। मेरा जो पर्पज़ यहाँ पे था 10.0.1.142, यहाँ पे मुझे SSH कुछ करना था, SSH-i करना था, Ubuntu @ ये कुछ नहीं, सॉरी ये नहीं, इसका IP। अब देखो अंदर से अंदर मैं कर रहा हूँ ना SSH, तो उसका इंटरनल IP चलेगा 10.0.1.142, ऐसा कुछ होना चाहिए था। बट यहाँ पे SSH-i में दे रहा हूँ, बट एक्चुअली मेरा यहाँ पे की नहीं है ना, ये गलत कर रहा हूँ मैं। देखिए इसको मैं करता हूँ यस,
परमानेंटली एडिट, देखिए परमिशन डिनाइड पब्लिक की, अब देखो की ही नहीं बोल रहा है ना, ये एक्चुअल में की नहीं है इसलिए ऐसा ये बोल रहा है। तो माइट भी हो सकता है कि मेरा एजेंट जो फॉरवर्डिंग है वो चल नहीं रहा हो, एक ये चीज़ हो सकता है। बाकी मैं और कोशिश करके देख सकता हूँ इसके अंदर कि और क्या तरीका है इसको करने का। SSH में मैं था इनेबल कंप्रेशन कैक्स टनल्स। एक तरीका और भी है कि अगर मैं इसको टनलिंग कर लूँ, एक तो ये तरीका है कि मैं इसके थ्रू किसी पोर्ट पे टनल कर लूँ, एक ये भी तरीका है। बाकी वो पोर्ट फॉरवर्डिंग चलता है, मुझे अच्छे से पता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग भी एजेंट फॉरवर्डिंग भी चलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नहीं चल रहा, वो बात अलग है कि क्यों नहीं चल रहा। बाकी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ कि चलो ठीक है ये भी मेरा जो एक्सेस का जो इशू है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, एक बार सोर्स पोर्ट, मेरा सोर्स पोर्ट क्या है, मतलब जो मेरा लोकल पोर्ट जो चलेगा क्या हो चलेगा, मैं करता हूँ 2202 या 2002022 ऐसे कर देता हूँ, इस पे चलना चाहिए बोलता हूँ मैं। डेस्टिनेशन क्या देता हूँ, अब मैं इसका खोल रहा हूँ तो इससे इसके आगे जो डेस्टिनेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा 10.0.1.142 10.0.1.142 ऐसा कुछ होना चाहिए। और उसका पोर्ट क्या होगा, इस होस्ट का क्या पोर्ट होगा, 22 होगा, ऐसा कुछ है ऐड। अब मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ तो ये लोकल में मेरा ये 2022 में लिसन करेगा और इसके थ्रू इसको यूज़ करते हुए SSH टनल दूसरे वाले सर्वर को यूज़ कर पाएगा। ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और पुट्टी का सेशन खोल लेता हूँ, देखता हूँ वो क्या करता है। या सॉरी, एक और पुट्टी से तो काम नहीं बनेगा, मुझे यहाँ पे या तो मैं उसको पैम फाइल में उसको कन्वर्ट करके रखता ताकि वो पैम फाइल यूज़ कर लेता, अगर मैं SSH यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ तो एक वो तरीका है। बस ऑथेंटिकेशन बस हमें एक प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे कि ऑथेंटिकेशन कैसे होगा। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे की इसका डाल दूँ, एक तो ये है कि मेरे पास बना हुआ है पैम वाला जो की है, अगर वो मैं वो यूज़ करता तो मैं इसको भी कर पाता। बाकी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं चलो ठीक है जो अभी जो टनल बनाया वो फ़िलहाल तो यूज़ करना है हमारे को। न्यू सेशन पे जाऊँगा, न्यू सेशन मेरा कुछ इस तरीके से खुलेगा। अब जो मैंने IP जो दे रखा है, मैंने क्या कह रखा है, लोकल होस्ट पे ये 2022 नाम के पोर्ट पे, मतलब 127.0.0.1 और 2022 पोर्ट पे अगर मैं करूँ तो वो इसके थ्रू DB को एक्सेस करेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये देखिए ये मेरा लॉगिन आ गया है, देखिए तो मेरा पोर्ट फॉरवर्ड हो गया है। कि ये भी तरीका अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग आती है, एजेंट फॉरवर्डिंग आती है, टनलिंग अच्छे से आता है, तो आप कितने सारे जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर पाते हो। एक बार उबंटू देखते हैं करके, ये देखिए अब ये पब्लिक की जो ऑथेंटिकेशन अपने आप ले लिया इसने, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे जो एजेंट है ना पुट्टी का पेजेंट जो है, पुट्टी का जो एजेंट है उससे इसने की को अपने आप ले लिया है। सूडो सू कर दिया मैंने, ये देखिए आप बिल्कुल आप देख सकते हैं जो IP है 10.0.1.142 सीरीज़ का है, मतलब ये आपके प्राइवेट सबनेट में है। मैंने क्या किया है, वेब 01 को यूज़ करके एक टनल बनाया DB01 के लिए और उसके थ्रू मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो जो हमें ना जो हमारा वीडियो है ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है। बाकी फ़िलहाल ऑथेंटिकेशन तो मेरे पास आ गया है। हम क्या करते हैं इसको ना, ये जो हमारा प्रैक्टिस है इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल एक सिंगल सर्वर में, फिर हम उस पर ऑटो स्केलिंग और भी लोड बैलेंसर्स हैं और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो हम करने की एक बार कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।